जॉन कीट्स का ओड है। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न, और बहुत ही मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पे से कुछ लाइनें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इसके लास्ट के स्टेंजे की एक लाइन है, वो बहुत फेमस है। और ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ बहुत बार पूछी गई लाइन है। इसी तरीके से इसलिए हमें थोड़ा सा पढ़ना पूरा ही पड़ेगा। मतलब मैं चाहे थोड़ा स्पीड से ही सही एक बार को पूरी पोएम को पढ़ा दूंगा, हालांकि काफी लेंथी है। लेकिन फिर भी ऐसा है कि आप ज्यादा जहाँ चीजें इंपॉर्टेंट आएगी मैं बता दूंगा, उससे ज्यादा बारीकी से देख लेना। और एक ऐसे ही मतलब चलती हुई जो नजरों से देखने वाली बात आती है, इस तरीके से पोएम को पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं पोएम को। ओट ऑन ग्रीशियन अर्न। इस पे सबसे पहले बात मैं ये करूंगा, ग्रीशियन अर्न देखो नाम से क्लियर हो रहा है, ग्रीक का अर्न। अर्न क्या होता है? अर्न एक कलश होता है। कलश जिसमें आपने देखा होगा अस्थिया वस्थिया लिख देते, मतलब भर देते हैं उसके अंदर, तो वो कलश होता है। ये कलश वैसे भी आता है, अस्थियों का भी होता है कलश, आपने देखा होगा कथा वथा में, वहां पे भी यूज होता है। तो एक अर्न है। और ये अर्न एक ब्रिटिश का एक म्यूजियम है, उसके अंदर रखा हुआ था। कीट्स एक बार वहां पहुंच जाता है। कीट्स उसे देख लेता है। तो वो एल्गिन मार्बल्स, मतलब मार्बल का बना हुआ था। और उस पे बहुत सारी चित्रकारी हो रखी थी। तो जो अर्न है ना, उस पे चित्र छपे हुए थे। जैसे उसने तो कई सारे अर्न देखे वहां पे, कीट्स ने, ब्रिटिश म्यूजियम में। तो ये ग्रीक का है। मैंने आपको पहले बताया था कि जॉन कीट्स ग्रीक के जो मैथोलॉजी है, ग्रीक की आर्ट है, स्कल्पचर, इन चीजों से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। इन चीजों को वो अपने वर्क में यूज करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि कीट्स के जो वर्क है उनके अंदर हेलेनिज्म देखने को मिलता है। यही कारण है कि कीट्स वाज ए ग्रीक। पीबी शैली ने इसलिए कहा था, वो ग्रीक से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था। और एक लैम्पियर डिक्शनरी है, उसकी मदद से वो ग्रीक के जो वर्क है उन्हें बहुत इजीली पढ़ भी पाता था। तो ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न, ये एक उसने ग्रीक के अर्न के बारे में लिखा है जॉन कीट्स ने। पिक्टोरियल क्वालिटी है, मतलब उसमें इस तरीके से चित्र छपे हुए हैं, उन चित्र के बारे में ये वर्णन करेगा। और सीधी सी बात है, इसने क्या करा, इमेजिनेटिव पोइट होते ही है जो रोमांटिक एज के होते हैं। कीट्स ने अपनी एक इमेजिनेशन से कई सारे अर्न देखे, उसने सब पे अलग अलग चित्र होंगे, उसने एक ही अर्न अपनी इमेजिनेशन में लिया और सारे चित्र उसी के ऊपर डाल दिए। और वो उन चित्र का वर्णन कर रहा है। और यहाँ पर सबसे मेन बात जो है, आपको ये जो जिस तरीके से आप पढ़ोगे इस लाइन को, यहाँ पर भी जॉन कीट्स ने टू वर्ड्स बना दिए, जिस तरीके से दो संसार बना दिए। जैसे जब नाइटिंगेल पोएम को हम पढ़ रहे थे, तो हमें पता लगा कि देर आर टू वर्ड्स, एक नाइटिंगेल वाला वर्ड है और एक हमारा है, मतलब जिसमें हम सब ह्यूमन बींग रहते हैं। तो नाइटिंगेल को कोई टेंशन नहीं होती, कुछ दुख नहीं होते, वो अलग है। ऐसी एक वर्ड ये है। और कीट्स चाहता था कि मैं नाइटिंगेल के साथ रहूं, कि इस ये वाला जो संसार है जो रियल है, इसके अंदर बीमारी है, चिड़चिड़ापन है, दुख है, पीलापन है, टेंशन है, वो ये सारी चीजें नाइटिंगेल वाले वर्ड में नहीं है। ऐसे यहाँ पर भी जॉन कीट्स ने टू वर्ड्स बनाए हैं, दो संसार है। एक संसार जो है वो ग्रीशियन अर्न, मतलब वो अर्न पे है। अर्न से मतलब है कि यहाँ पे वो कुछ चित्र दिखाएगा अर्न पे, वे छपे हुए हैं। वो उसमें कोई गाना गा रहा है लड़का, कोई दो लवर है वे दिखाई दे रहे हैं। वहां पर एक जो गाय की बछिया होती है ना, वो है, और उसकी बलि देने के लिए जा रहे हैं। तो वो सारी चीजें देख रहा हूँ, कह रहा है कि ये चित्र पे जो छपी हुई दुनिया है, ये भी एक दुनिया है और ये एक अलग वर्ल्ड है। जैसे उसने देखा कि एक हरा भरा एक पेड़ है, वो उस अर्न पे चित्रित है। तो उसके पत्ते कभी नहीं गिरेंगे क्योंकि वो चित्रित है। भाई जो चीज चित्र पर है, पिक्चर पे बना हुआ है, अर्न पे गुदा हुआ है, बना हुआ है, लिखा हुआ है, तो वो तो ऐसा ही रहेगा ना, चाहे आप कितनी साल में देख लो। अगर किसी पे हरे कलर के या ग्रीनरी, मतलब पत्ते लगे हुए हरे पत्ते हैं किसी वृक्ष में, और वो छाप दिया, वो लिख दिया, वो अर्न पर है, तो वो हमेशा ग्रीन ही रहेगा। चाहे पतझड़ आओ, चाहे ठंड आओ, चाहे कुछ भी हो। तो यही बात कीट्स कहना चाहता है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, मतलब इस पे कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसपे उम्र का कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे उसने कहा है कि एक लवर है, उसकी बिलव्ड है, वे दोनों साथ साथ है। उनका लव ऐसे ही वार्म रहेगा। वार्म रहने से मतलब ये कि वे एक दूसरे को ऐसे ही लाइक करते रहेंगे, क्योंकि उनकी ना उम्र बढ़ेगी और ना उनकी ब्यूटी घटेगी। तो वे ऐसे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि वे चित्रित है। जब चित्र पे कोई चीज है तो उसका कोई डिक्लाइन तो होगा ही नहीं। तो ये एक अलग वर्ड क्रिएट कर दिया कीट्स ने, जो ग्रीशियन अर्न पे चित्र बने हुए हैं उनका। और एक अपना रियल वर्ड है ही। तो वो ये ग्रीशियन अर्न के बारे में बताएगा। और ये कहेगा कि जो ये अर्न है ना, इसके ऊपर जो चित्र बने हुए हैं,
ये भी है कि ये समझो कि एक हिस्टोरिकल है, मतलब ये हिस्टोरियन है जो अर्न है, ये इतिहासकार है जो आने वाली पीढ़ी को इतिहास बताएगा। इतिहास दो तरीके से होता है, एक तो किसी ने पोइट ने लिख दिया, एक इस चित्र पे छपा हुआ है। तो इससे भी हमें पता लगेगा, जैसे आप गुफाओं में जाओ कहीं, और वहां आपने देखा होगा मंदिरों पे वे गुदे रहते हैं चित्र, उनसे हमें पता लगता है अच्छा ऐसे व्यक्ति हुआ करते थे, ऐसे ऐसे ये अर्न पे छपे हुए। तो पहले स्टेंजे में तो बताएगा क्या क्या चीज छपी हुई है, फिर दूसरे तीसरे में फिर अपनी अपनी बातें रखेगा कि भाई ये चीज हर उस चित्र के बारे में ये डिस्कस करेगा। फिर उसके बाद तो पहला देख लेते हैं स्टेंजा। ये जब ओड लिखा जाता है तो आपको ऐसा लगेगा हर स्टेंजे में जैसे ग्रीशियन अर्न, जो ग्रीक का अर्न है, उससे बात कर रहा हो जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ऐसा, ये दाओ जो वर्ड है ना, दाओ माने तुम, तो ये उसे बोल रहा है अर्न को, हे अर्न तुम स्टिल अनरेविज्ड ब्राइड हो। स्टिल माने शांत, अनरेविज्ड अनटच, न्यू, ब्राइड माने दुल्हन, क्वाइटनेस, तुम शांति की दुल्हन हो। तुम बहुत शांत, क्योंकि भाई वो तो बोलता ही नहीं है अरुण, तो तुम एक शांत रहने वाली और क्वाइटनेस की दुल्हन हो। अब क्वाइटनेस की दुल्हन है तो शांति की तुम दुल्हन हो। अरुण को कह रहा है, इसका मतलब वो हमेशा शांत रहता है, वो बोलता नहीं है। दो फोस्टर चाइल्ड, तुम तो फोस्टर चाइल्ड हो, तुम बच्चे हो। फोस्टर चाइल्ड होता है दत्तक पुत्र, मतलब जिसे गोद ले लिया जाता है। तुम फोस्टर चाइल्ड हो ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम, तुम साइलेंस के, शांति के, और स्लो टाइम के बेटे हो। स्लो टाइम धीरे धीरे, इसका मतलब तुम ऐसे ही धीरे धीरे जैसे जैसे समय चलता रहेगा तुम ऐसे ही हो, और पुरानी बातों को तुम बताते रहोगे, तुम इतिहासकार हो। एक स्लो टाइम के या साइलेंस के तुम पोस्टर चाइल्ड हो, इसका मतलब तुम बोलते नहीं हो, तुम हमेशा साइलेंट रहते हो, और तुम ऐसे ही रहोगे और सारी चीजों को बताते रहोगे, तुम ऐसे हो। सेल्वन हिस्टोरियन, ये वर्ड पूछ लेते हैं कभी कभी। सेल्वन हिस्टोरियन का, सेल्वन का मतलब होता है मतलब जंगल का, मतलब वन, वन वृक्ष जानवर, मतलब जंगल। तो तुम पूरे जंगल, ग्रामीण गांव के हिस्टोरियन हो। तुम इस पूरे वन के, वन, जंगल, गांव, इन ग्रामीण क्षेत्र के हिस्टोरियन हो, इतिहासकार हो। मतलब तुम गांव के बारे में, इस जंगल के बारे में सब कुछ बखान करोगे। वो हिस्टोरियन कैसे है, वो लिख थोड़ी रहा है उस पे, लेकिन उस पे चित्र बने हुए हैं। इन चित्र को देख करके कोई भी आइडिया लगा लेगा, पहले ऐसा हुआ करता था फिर ऐसे। तो तुम तो वो हिस्टोरियन हो। हु कैन दस एक्सप्रेस ए फ्लोरी टेल मोर स्वीटली देन अवर राइम, तुम तो ऐसे व्यक्ति हो। हु कैन दस एक्सप्रेस ए फ्लोरी टेल, तुम अपनी इस फूलों वाली टेल को, कहानी को, क्योंकि उसने जब उस पे जो फूलों से, पत्तियों से बना हुआ रहता है जो चित्र बने हुए हैं, आप अपने माइंड में एक कलश को रखो, उस कलश से ही बात कर रहा है जो जॉन कीट्स है। उस कलश, एक बड़ा सा कलश रखो माइंड में, उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। जैसे आप फोटो देख लेते हो तो वे फूल पत्तियों से जैसे बना देते हैं ना, इस तरीके से। तो वहां पर दो लवर है, उनके चित्र है। वहां पर एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ, उसका है। वहां वृक्ष है, उसका चित्र है। तो ऐसे है, कुछ व्यक्ति भाग रहे हैं, उनके चित्र है। तो वो ये बोल रहा है कि हु कैन, तुम वो हिस्टोरियन हो, इतिहासकार हो ऐसे। हु कैन दस एक्सप्रेस अ फ्लोरी टेल, तुम फूलों की इस कहानी को एक्सप्रेस कर सकते हो ज्यादा से एन अवर राइम, हमारी राइम की अपेक्षा, हमारी पंक्तियों की अपेक्षा। मतलब हम पोइट, कीट्स कह रहा है हमारी राइम, मतलब हम इतना अच्छा तो अपने बुक में नहीं लिख सकते, अपनी राइम्स में नहीं लिख सकते, अपनी पोइट्री में नहीं लिख सकते, जितने अच्छे तरीके से तुम एक्सप्रेस कर दोगे सारी स्टोरी को। तुम तो एक हिस्टोरियन हो, जो कुछ भी चल रहा है वो तुम्हारे इस पे छपा हुआ है। तो पब्लिक, आने वाली जनरेशन तुम्हारे इन चीजों को देख करके एकदम पता लग जाएगा कि भाई ये चीजें हैं यहाँ पर। तो तुम तो ऐसे हिस्टोरियन हो। जैसे मैं भी एग्जांपल दे रहा था, आप बड़े बड़े मंदिरों पे जाओ तो उनपे चित्र गुदे रहते हैं, जिनसे हमें पता लग जाता है अच्छा पहले ऐसे व्यक्ति रहा करते थे, ऐसे करते थे, ऐसे खाते थे, पीते थे, रहते थे, सब पता लग जाता है। वाट लीफ फ्रिंज लीजेंड होन्स अबाउट दाई स्टेप, अब वो उससे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, ये कौन सी पत्तियों की फ्रिंज होती है, किनारी, पत्ती की किनारी से बनी हुई। लीजेंड माने गाथा, ये कौन सी गाथाएं है जो तुमने पत्तों से बना रखी है, जो हॉन्टिंग कर रही है, भ्रमण करना होता है, विजिट करना। अबाउट दाई स्टेप, तुम्हारी आकृति के चारों तरफ ये कौन सी कहानियां या कौन सी गाथाएं हैं जो इस पे भ्रमण कर रही है, मतलब ये कौन कौन सी स्टोरी है, कहीं कोई दिखाई दे रहा है, कहीं कोई। ऑफ डिटीज और मोर्टल्स, ये जो ऑफ दाई सेफ, ऑफ डिटीज माने होते हैं भगवान, गॉड,
और मोर्टल्स माने होते हैं नश्वर, मतलब हम तुम। इंसानों की कहानी है या भगवान की है, या फिर दोनों की है, और ऑफ बोथ। वो कह रहा है, फिर दोबारा देखो, वाट लीव प्रिंस लीजेंड हॉन्ट्स अबाउट दाई सेप। तेरी सेप के चारों तरफ ये पत्तियों से बनी हुई कौन सी गाथाएं है? ये गॉड की है या मोर्टल्स की है, या दोनों की है? मतलब ये जो दिखाई दे रही है ना चित्र से, ये किस चीज की कहानियां हैं, किसकी गाथाएं हैं? ये भगवान के बारे में है, इंसानों के बारे में है, या दोनों के बारे में है? इन टैम्प और द डेल्स ऑफ आर्केडी, ये टैम्प और आर्केडी जो है ना, ये दोनों नाम है घाटियों के, और डेल माने घाटी होती है। इन टैम्प, ये कौन सी जगह की मतलब कहानी है? टैम्प और आर्केडी घाटियों की, कुछ वहां की जैसे हम कहते हैं ना, एलोरा गुफा की कहानी है, या अजंता की गुफा की, अजंता है, अजंता एलोरा हम ऐसे बोलते हैं ना, एलिफेंटा। तो क्या कौन सी घाटी की कहानियां इनके अंदर है? तो जो चित्र छपे हुए देख रहा है किड्स, उन्हें वो शो कर रहा है कि भाई, हे अर्न, तेरे ऊपर जो चित्र बने हुए हैं ना, फूलों से एक कहानियां गुदी हुई है, ये गॉड के बारे में है, इंसान के बारे में है, ये कौन सी घाटियों के बारे में है, क्या टेम्प और आर्केडी से जुड़ी हुई कहानियां हैं? क्वेश्चन ही पुटअप कर रहा है, देखो यहाँ पे आगे बताएगा आंसर। व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज? ये कौन से इंसान या कौन से भगवान है? ये इसका मतलब चित्र, वहां पर कई सारे चित्र बने हुए हैं अर्न पे। उन्हें देख करके किड्स ये क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। किससे कर रहा है? अर्न से कर रहा है कि हे अर्न, तेरे ऊपर जो ये चित्र बने हुए हैं, ये इनमें कौन सी कहानी या गाथा दिखाई दे रही है? व्हाट मैन और गॉड्स आर दीज? ये कौन से इंसान है, कौन से भगवान है जो इस पे छपे हुए हैं? व्हाट मैडन्स लॉथ? ये कौन सी मेडन माने अनमेरिड गर्ल होती है, और लोथ माने होता है उसकी उदासीनता, अनिच्छा, या उसका नाराजगी। ये लड़कियों की नाराजगी, इसका मतलब वहां कोई ऐसा चित्र छपे हुए थे कि कुछ लेडीज होंगी जो कि मतलब नाराज से दिखाई दे रही है। तो वाट मेडन्स लॉथ, ये कौन सी लेडीज है जिनका गुस्सा दिखाई दे रहा है? वाट मैड परस्यूट, ये पागलों वाला परस्यूट माने पीछा करना। कुछ उसमें ऐसा चित्र था कि कुछ लेडीज है, उनके पीछे कुछ लड़के भाग रहे हैं। तो वो, ये कौन सा पागलपन वाला परस्यूट माने पीछा करना, ये क्या है? व्हाट स्ट्रगल टू एस्केप, ये कौन सा संघर्ष है बचने के लिए? मतलब जैसे वे लेडीज ऐसा लग रहा है भाग रही है बचने के लिए, तो क्या संघर्ष है ये? मतलब ये पता नहीं लग पा रहा है, क्योंकि वो चित्र छपा हुआ है। उसे कोई बताएगा तो समझ में आएगा। तो वो अर्न से पूछ रहा है कि हे अर्न, तुम तो शांति के दूत हो, और तुम एक हिस्टोरियन की तरह भी हो, आने वाली जनरेशन को तुम बताओगे सारी चीजें, तुम पे इतनी सारी चीजें गुदी हुई है, छपी हुई है। तो तुम बताओ, ये कौन से इंसान की है, या ये भगवान के बारे में कहानियां हैं? ये कौन सी लड़कियां हैं जो ऐसी नाराज से दिखाई दे रही है? ये कौन भाग रहा है इनके पीछे? और ये कौन है जो स्ट्रगल कर रहा है अपने आप को बचाने के लिए? व्हाट पाइप्स एंड टिम्बल्स, ये कौन से पाइप है, वीणा जो बजाते हैं, और टिम्बल्स माने वो होती है डमरू टाइप में। तो ये कौन सी डमरू या ढोलक, और ये पाइप्स, ये कौन से पाइप्स है? व्हाट वाइल्ड एक्सटेसी, ये कौन सा वाइल्ड माने जंगली आनंद है? मतलब जो ये सब आनंद ले रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो ये सब क्या है? ये क्वेश्चन पुटअप करा फर्स्ट स्टेंजे में किड्स ने। तो किड्स स्टार्टिंग करता है कि हे अर्न, तुम इतने क्वाइटनेस की ब्राइड हो, शांत रहते हो हमेशा, साइलेंस, तुम तो बेटे हो साइलेंस के और स्लो टाइम के, मतलब धीरे धीरे। क्योंकि स्लो टाइम का वो बेटा, क्यों, वो मरता नहीं है, वो तो ऐसे ही रहेगा धीरे। सैल्वियन हिस्टोरियन उसे बोल दिया, तुम तो इतिहासकार हो इस गांव के। और व्हाट कैन दो एक्सप्रेस तुम, हु कैन दस एक्सप्रेस ए फ्लोरी टेल, तुम तो ऐसे हो, मतलब तुम्हारी तरह कौन ऐसे अच्छे तरीके से अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता है, कहानियों को, घटनाओं को बता सकता है जैसा कि तुम। हम भी नहीं बता सकते जो पोइट होते हैं। तो ये कहानियां किसकी है, इंसान की है या फिर भगवान की है? कौन सी घाटी की है? ये कौन से गॉड या इंसान दिखाई दे रहे हैं? ये कौन सी लेडीज है, कौन से लड़के हैं जो भाग रहे हैं? तो ये क्या है तुम्हारे ऊपर? अब आंसर चलेगा उसका। ये वाला स्टेंजा इंपोर्टेंट है। कहता है कि हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, कि जो सुनने वाली, हियर माने जो कानों से सुनी जाती है, वे मेलोडी माने गाने होते हैं, आर स्वीट, जो गाने हम सुनते हैं वे स्वीट होते हैं, ये कहा उसने। बट दोज, लेकिन वे जो अनहियर्ड है, जो सुने नहीं जाते, वे स्वीट से भी स्वीटर होते हैं, मतलब वे ज्यादा मधुर होते हैं। अब देखो ये बता क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है जब कानों से हम गाने को सुनते हैं तो वे ठीक लगते हैं हमें, लेकिन जो सुनाई नहीं देते, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे कोई गाना गा रहा है,
तो हम अपने माइंड में एक पिक्चर बना लेते हैं कि शायद ये गाना गा रहा है। जैसे अब ये उसका एग्जाम्पल भी देगा, वहां पर कोई चित्र छपा हुआ है, उसमें कोई म्यूजिशियन है, लड़का है जो गाने गा रहा है। तो उसे देख करके जैसे आप ये लगाओ, जैसे ऐसा लगता है ना जैसे गाना गा रहा हो, कोई चित्र आपके सामने आ जाए, तो आपका माइंड हमेशा ये लगेगा कि पता नहीं ये कौन सा गाना गा रहा है। तो जो जिसको अच्छा लगता है वो उसे सोच लेता है उस गाने को। और जब आज से 500 साल बाद कोई नया गाना जैसे आया, तो हम सोचेंगे ये वाला गाना है। कोई और नया आएगा, वो कभी गाने पुराने नहीं होंगे, उनसे कभी इंसान बोर नहीं होंगे। तो ये छपे हुए गाने हैं जो बोल के नहीं, कानों के लिए नहीं होते, दिल से आत्मा से सुने जाते हैं। तो उस गाने की बात कर रहा है किड्स। और इन गानों को नॉर्मल गाने जो होते हैं उनसे बढ़िया बता रहा है। कह रहा है हियर्ड मेलोडीज आर स्वीट, जो गाने सुन लिए जाते हैं वे मधुर होते हैं, लेकिन जो नहीं सुने जाते, जो कानों से नहीं सुने जाते, वे स्वीटर होते हैं। इसलिए यू सॉफ्ट पाइप प्ले ऑन, तो तुम इन सॉफ्ट पाइप को, इन वीणाओं को बजाते रहो। ये जैसे कोई चित्र छपा हुआ है ना, तो उसमें लग रहा है कि वो बजाते रहो। नोट टू द सेंसुअल ईयर, ये गाने सेंसुअल ईयर के लिए नहीं है। सेंसुअल माने इंद्रियों वाले, कान के लिए, मतलब ये कान से सुने नहीं जा सकते। बट मोर एंडियर्ड, लेकिन ये एंडियर बहुत है, मतलब प्रिय, लेकिन ये बहुत डियर है। पाइप टू द स्पिरिट डिटेल्स ऑफ नो ट्यून, जो पाइप, तुम मतलब ये गीत जो है ना, ये पाइप बोल दिया उसने, कभी टोन कह रहा है। पाइप टू द स्पिरिट, ये पाइप, ये गीत, ये वीणा, स्पिरिट माने आत्मा, और डिटीज माने सॉन्ग, छोटा सा गीत होता है, ऑफ नो टोन, इसमें ये बिना टोन के गीत है जो आत्मा के लिए है। पाइप टू द स्पिरिट, ये ईयर के लिए नहीं है, स्पिरिट के लिए है। इसका मतलब जब हमें कोई चित्र दिखाई देता है, अर्न पे एक लड़का गाना गाता हुआ छपा हुआ है, तो उसे देख करके किड्स कहता है कि ये कौन से गाने गा रहा है। पहले स्टेंज में करा उसने, ये कौन से गाने हैं, क्या है। अब कह रहा है कि जो गाने सुने जाते हैं वे स्वीट होते हैं, जो सुने नहीं जाते वे स्वीटर होते हैं। और जो उसने कहा सेंसुअल ईयर के नहीं होते, ये कानों से नहीं सुने जाते, बहुत डियर होते हैं। और ये गाने, इनमें टोन नहीं होती, और ये आत्मा से जुड़े हुए होते हैं। फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज दो कैन नॉट लीव द सॉन्ग। अब उसने उस यूथ का जिक्र कर दिया जो गाना गा रहा था। कह रहा है हे फेयर यूथ। अब कोई लड़का है चित्र में, और ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई गाना गा रहा है, उसे देख के लगता है पता नहीं कौन सा गाना है। तो जो उसका गाना है वो सुनाई तो देगा नहीं, लेकिन आत्मा से सुना जा सकता है। मतलब आत्मा से कैसे सुना जाएगा, हम उस पर कोई भी गाना फिट कर सकते हैं। और ये गाने कभी पुराने नहीं हो सकते, वो कभी थकेगा भी नहीं गाना गाता हुआ। क्यों नहीं थकेगा? क्योंकि वो चित्रित है, वो तो पिक्चर्ड है। तो जब पिक्चर में है तो वो थकेगा भी नहीं। और नॉर्मल इंसान होता तो थक जाता, 2 गाने 5 गाने गा करके। वो ऐसे ही गाता रहेगा, 1 या 2 दिन नहीं गाएगा, कई सालों तक गाता रहेगा, जब तक वो अर्न रहेगा। कह रहा है हे फेयर यूथ बीनीथ द ट्रीज, तुम पेड़ के नीचे हो, दो कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम अपने गानों को छोड़ नहीं सकते, मतलब तुम्हारे गाने छूट नहीं सकते। इसका मतलब तुम हमेशा गाते रहोगे। क्यों गाते रहोगे? तुम ऐसे ही चित्रित रहोगे, और जैसा वो चित्र में है उसमें लग रहा है कि वो गाना गा रहा है, तो इसका मतलब तुम हमेशा गाते रहोगे। तुम्हारे गाने तो ऐसे ही चलते रहेंगे भाई। नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और जिस पेड़ के नीचे तुम खड़े होकर गाना गा रहे हो ना, एक चित्र होगा, कोई पेड़ है, उस पे हरे रंग के पत्ते, उस पे पत्ते लगे हुए हैं, पत्तों के नीचे वो गाना गा रहा है कोई लड़का। तो उस गाने को देख के वो कह रहा है कि तुम्हारे गाने कभी खत्म नहीं होंगे, तुम इन गानों को छोड़ नहीं सकते। और ना तो तुम्हारे गाने खत्म होने के, नोर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ये पेड़ कभी बेयर होने का, बेयर होता है नग्न, मतलब इसके पत्ते कभी झड़ेंगे नहीं। अगर वो हकीकत वाला पेड़ होता तो पतझड़ में उसके पत्ते छिड़ जाते, लेकिन वो पत्ते कभी भी नहीं हटेंगे, क्योंकि वो चित्रित है, वो आर्म पे छपे हुए हैं। तो इसे देखो, उसे वो कितना बढ़िया ले रहा है। मतलब एक तरीके से 2 संसार बना दिए उसने, एक रियल वाला जिसमें अगर ट्री होते तो वे पतझड़ में गिरते भी उसके पत्ते, और वो पत्ते कभी गिरेंगे नहीं। दाई सॉन्ग, फेयर यूथ, हे सुंदर लड़के, बीनीथ द ट्री, तुम पेड़ के नीचे हो, दो कैन नॉट लीव दाई सॉन्ग, तुम्हारे गाना तुम कभी छोड़ोगे नहीं, मतलब तुम हमेशा गाते रहोगे। नॉर एवर कैन दोज ट्रीज बी बेयर, और ना ये पेड़ कभी बेयर होंगे। बोल्ड लवर, नेवर नेवर कैन दो किस। अब वहां पर एक लड़का और एक लड़की है, उसे एड्रेस करते हुए क्या कहता है, कहां पर है, अर्न पर। कहता है कि हे बोल्ड, हे बहादुर लवर, नेवर नेवर कैन दो किस, तुम कभी भी अपनी बिलव को किस नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा ऐसा समझ लो आप कि एक लड़के का और एक लड़की का चित्र बना हुआ है अर्न पे, दोनों नजदीक है लेकिन दोनों में थोड़ा सा गैप है। तो कह रहा है कि हे बोल्ड लवर, तुम कभी अपनी इस बिलव को किस नहीं कर सकते। दो नेवर कैन दो किस, दो यद्यपि विनिंग नियर द गोल,
हालांकि तुम अपने गोल के बहुत नजदीक हो। दो यद्यपि विनिंग माने जीतने के, नियर द गोल, तुम गोल के, टारगेट के मतलब किस करने के नजदीक हो, फिर भी डू नॉट ग्रीव, फिर भी तुम ग्रीव मत हो, दुखी, मतलब अगर तुम इस बात से दुखी मत हो ना, बिकॉज यू आर सो मच क्लोज टू दैट टू योर बिलव्ड, यू मे किस इजीली, देयर इज स्लाइटली गैप, बट यू नेवर किस, तुम कभी उसे किस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम चित्रित हो जहां हो वहीं रहोगे। लेकिन इस बात से दुखी मत होना। क्यों? सी कैन नॉट फेड। एक फायदा तुम्हें ये भी तो है, ये कभी फेड नहीं हो सकती। भाई फेड से मतलब है मुरझाना, मुरझाने से मतलब है उसकी ब्यूटी खत्म होना, बुढ़ापा आना, ये तो कभी आएगा ही नहीं। दो यद्यपि, यद्यपि दो हैज नॉट दाई ब्लिस, हालांकि तुम्हें तुम्हारा ब्लिस नहीं मिल सकता, ब्लिस माने आनंद, मतलब तुम इसे किस नहीं कर सकते, फिर भी फॉर एवर विल दो लव, तुम हमेशा लव करते रहोगे, एंड सी बी फेयर, और ये हमेशा सुंदर रहेगी। तो ना तो इसकी सुंदरता जाएगी और ना तुम्हारा लव कम होगा, तुम हमेशा इससे लव करते रहोगे। यू विल बी क्लोज बट यू विल नेवर किस हर, तुम इसे किस नहीं कर पाओगे, बट सी विल बी फेयर, सी विल बी यंग, वो हमेशा यंग फेयर रहेगी, और तुम्हारा लव ऐसे ही वार्म रहेगा उसके प्रति। तो ये अर्न की खासियत भी बता रहा है, साथ के साथ कह रहा है यू शुड नॉट बी, यू शुड नॉट बी अनहैप्पी, तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए इस बात को लेकर कि यू कैन नेवर अचीव योर गोल, इट मीन्स यू कैन नेवर किस दैट लेडी। लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें एक फायदा भी तो है कि हमेशा तुम यूथ रहोगे, हरियाले वृक्ष रहेंगे, और ये तुम्हारे नजदीक रहेगी, हमेशा ये सुंदर रहेगी, कभी फेड नहीं होगी, तुम्हारा लव ऐसे ही वार्म रहेगा, कभी लव पीछे नहीं हटेगा। ये बात बताई इसने। हैप्पी हैप्पी बो दैट कैन सेड योर लीव्स नोर एवर बिट द स्प्रिंग एट यू। हैप्पी बो माने शाखाएं होती है, वो कह रहा है हे खुशहाल शाखाओं। अब शाखा को ये एड्रेस कर रहा है, तो उस पर एक्सप्लेनेशन मार्क लगा दिया। हे खुशहाल वृक्ष, या वृक्ष की शाखा जो होती है ना, ब्रांच, उन्हें कह रहा है। वो माने शाखा होती है। दैट कैन नॉट सेड योर लिव्स, तुम अपने पत्तों को सेड नहीं कर सकती, छोड़ नहीं सकती, मतलब तुम्हारे पत्ते कभी गिरेंगे नहीं। तो हे हैप्पी, जब भी कह रहा तुम खुशहाल वृक्ष की शाखाओं को कह रहा तुम तो खुशहाल हो, तुम्हारे पत्ते कभी गिर नहीं सकते। नोर एवर बिड द स्प्रिंग एट यू, और ना ही कभी तुम स्प्रिंग को एड्यू करने की हो। स्प्रिंग माने बसंत ऋतु कभी भी तुमसे जाने की नहीं है, क्योंकि जब पत्ते हरे हैं तो बसंत ऋतु है, और बसंत ऋतु को तुम कभी एड्यू नहीं कर देगी, क्योंकि बसंत के बाद फिर पतझड़ आएगा, पतझड़ कभी आने का नहीं है क्योंकि पत्ते हरियाले हैं। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड, और पहले तो उसने शाखा को कहा कि तुम हैप्पी बो हो, शाखा हो। अब उसने यूज कर रहा है ये किड्स, मेलोडिस्ट, जो वो गाना गा रहा था ना लड़का, उसे कह रहा है, उसने कहता है एंड हैप्पी मेलोडिस्ट। मेलोडी माने गीत होते हैं, मेलोडिस्ट गीत गाने वाला, कि हे खुशहाल मेलोडिस्ट, अनवियर्ड रहोगे तुम। वियरी माने थकना होता है, वियर्ड, अनवियर्ड माने तुम्हें कभी थकान नहीं आएगी, तो तुम गाते रहोगे। फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू, तुम हमेशा पाइपिंग सॉन्ग्स गीत गाते रहोगे। फॉर एवर न्यू, हमेशा तुम्हारे गाने नए रहेंगे। जो जिस दशक का व्यक्ति आएगा, जो गाने आज तक नहीं भी आए, जब वो आएगा, जब वो तुम्हें देखेगा तो वो सोचेगा शायद ये वाला गाना है। सब अपने अपने गाने सोचेंगे, तो वो हमेशा तुम्हारे गाने, नए नए गाने गाते रहोगे तुम। जो मूवी नहीं आएगी वही गाना तुम पे फिट हो जाएगा। मोर हैप्पी लव, मोर हैप्पी हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी एंजॉयड। मोर हैप्पी लव, अब कह रहा है कि वो लवर को बोल रहा है यहाँ पर, हे खुशहाल लवर, मोर हैप्पी, मोर हैप्पी लव, तुम भी अपने लव में खुश रहोगे हमेशा। फॉर एवर वार्म एंड स्टिल बी एंजॉयड, तुम्हारा लव हमेशा वार्म रहेगा। वार्म से मतलब है वो कभी, तुम्हारा लव जो है ना वो कूल नहीं पड़ेगा। एंड इज स्टिल, और हमेशा टू बी एंजॉय, तुम ऐसे ही एंजॉय लेते रहोगे। फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग, हमेशा पेंटिंग माने हाफना होता है, हाफना, तुम लव के लिए हाफते रहोगे, मतलब उत्सुक रहोगे। फॉर एवर यंग, हमेशा यंग रहोगे, भाई कभी बुढ़ापा भी नहीं आएगा जब चित्र पे छपे हुए हो तो। ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पेशन फॉर एबो दैट लीव्स ए हर्ट हाई सोरोफुल एंड क्लॉइड। अब देखो दूसरे संसार से और अर्न वाले संसार का कंपैरिजन भी करने लगा, जैसे नाइटिंगेल में करा था उसने। तो कीट्स बताता है कि भाई तुम यंग रहोगे, तुम्हारा लव वार्म रहेगा, तुम उसे कभी छोड़ोगे नहीं, वो हमेशा सुंदर रहेगी, वो हमेशा, लेकिन तुम्हें टारगेट जरूर अचीव नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा लव हमेशा ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। वो अब यहाँ पे कह रहा ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन, सांस लेने वाले जो ये ह्यूमन है ना, अब वे हो गए हम सब तुम। ब्रीथिंग, सांस लेने वाले ह्यूमन मतलब मानव जाति।
ऑल ब्रीथिंग ह्यूमन पेशन फार अबोव। जो ह्यूमन ह्यूमन होते हैं ना, जो मानव होते हैं, उनका जो पेशन होता है ना, उत्तेजना, लव, फार एबो, उससे बहुत एबो है तुम्हारा लव। एबो माने ऊपर। मतलब जो ह्यूमन बीइंग का जो लव है ना, जो उनका पेशन है, उससे फार माने दूर, एबो माने ऊपर। मतलब तुम्हारा लव, किसका लव? अर्न पे जो वो चित्रित है लवन, कि तुम उनसे, जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनसे तुम्हारा लव बहुत एबो है। कैसे है? ये जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, मानव, हम तुम सब जो होते हैं, दैट लीव्स ए हार्ट, ये अपने हृदय को छोड़ देते हैं हाई सोरोफुल में। इनका हार्ट हमेशा दुखी रहता है, एंड क्लॉयड होता है। क्लॉयड माने भी होता है टेंशन में, परेशान। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं ना, उनका दिल हमेशा टेंसोरो में और क्लॉयड होता है। मतलब वे हमेशा टेंशन में रहते हैं, उनका दिल हमेशा परेशान ही रहता है। तुम्हारा नहीं रहेगा, क्योंकि तुम चित्रित हो, तुम तो ऐसे ही एंजॉय करते रहोगे। लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है ना, उनके हर्ट हमेशा, देखा होगा आपने, उनके वो बहुत ज्यादा, जब ये चलते हैं गाने, सॉन्ग्स, आप देखो, दिल टूटे हुए इस तरीके से, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का जो हर्ट है, वो तो हमेशा सोरो में रहता है, क्लॉइड में रहता है, परेशानी में रहता है। बर्निंग उनका फोरहेड रहता है हमेशा, माथा मतलब माइंड में हमेशा टेंशन रहती है। एंड ए पार्चिंग टंग, और रूखी सूखी खुशकी वाली टंग माने जीभ। और मतलब ऐसे ही वो बोलते हैं, उनके उनके भाषाओं में कड़वाहट, उनके माथे में, सिर में हमेशा बर्निंग जलता रहता है। मतलब वे हमेशा टेंशन में रहते हैं, बोलने में, सोचने में, समझने में, दिमाग में। और सोर, और उनका हार्ट हमेशा दुख में रहता है। तो वे तो ऐसे है, लेकिन तुम्हारा लव हमेशा तुम एंजॉय करते रहोगे, वार्म रहेगा, हमेशा ऐसा ही रहेगा। तुम्हारे लव में और ह्यूमन बीइंग के लव में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो यू आर मोर हैप्पियर, तुम ज्यादा, यू आर हैप्पियर, सॉरी मोर नहीं लगाएंगे, यू आर हैप्पियर देन दोस्त, तुम उनसे ज्यादा खुशहाल हो, ऐसे कहा उसने। तो देखो कहाँ की तुलना कैसे कर रहा है, इसका मतलब बताने की कोशिश कर रहा है किड्स कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ड। वन इज ऑन ग्रीशियन अर्न पे जो पिंचड है, सेकंड वर्ल्ड इज दैट इन विच वी आर लिविंग, हम ह्यूमन बीइंग रहते हैं। तो उस सारे चित्र को, उन सबको कितना बढ़िया करके बता रहा है। अब ये एक चित्र पे आया इनसे अलग हटके, फोर्थ जो है स्टैंजा, उसमें उसने देखा कि एक हिपर है। हिपर होती है जो बछिया, बछिया से मतलब है जैसे गाय होती है, उसके संतान जो है वो फीमेल, उसे बोलते हैं। तो उसकी बलि देने के लिए जा रहे थे। तो जब बलि देने गए तो उसे सजा सजू करके, जैसे आपने मूवीज में देखा होगा कि वे जो भैंस कटड़े ये होते हैं ना, इन्हें कैसे सजा करके फिर काटा जाता है, या मुर्गों की बलि दी जाती है। तो ऐसे उसे ले जा रहे थे। तो जब उसे ले जा रहे थे तो सारा गांव इकट्ठा होकर के उसके साथ जा रहा था, पुजारी था, हवन ववन थे वहां पे। तो वो भी चित्र छपा हुआ है उस पे। उस चित्र को देख करके क्या बोल रहा है ये जो किड्स है, वो देखो, हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन है? हु आर दीज, ये कौन है जो आ रहे हैं सेक्रीफाइस के लिए? सेक्रीफाइस होना बलि देने के लिए। तो हु आर दीज क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। टू वाट ग्रीन एल्टर और ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, ये कौन सी ग्रीन एल्टर है? एल्टर होती है वेदी, हवन कुंड सा जो होता है, ये ग्रीन एल्टर, ये वेदी कौन सी है? ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, और ये प्रीस्ट कौन है? मिस्टीरियस माने रहस्यमय, प्रीस्ट माने पुजारी। लीडेस्ट दो दैट हिपर लोइंग एट द, ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, हे पुजारी, तुम लीड कर रहे हो। लीडेस्ट दो, तुम लीड करना होता है, लीडर बनना, नेतृत्व करना। तुम ले जा रहे हो इस हिपर को, हिपर होती है वो बछिया, लोइंग माने रंभाना, एट द स्काई, जो आकाश की तरफ को देख के रंभाती हुई जा रही है, तुम उसे लीड कर रहे हो, हे मिस्टीरियस प्रीस्ट, हे रहस्यवादी, प्रीस्ट माने पुजारी। तो ये चित्र है, तो उस चित्र में देख के इसने बोल दिया। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड्स ड्रेस, उसके जो सिल्क की तरह, फ्लैंक माने बॉडी होती है, शरीर, उसके शरीर पर जो वो मुलायम फ्लैंक्स माने बॉडी है इसकी, हिपर की, उसमें गार्लैंड से ड्रेसिंग कर रखा है। मतलब उसके ऊपर मालाएं डाल रखी है, जैसे उसके पेट पर कह दो, जैसे वो चल रही है ना, तो उस पे मालाओं से सजा रखा है उसे, उसकी बलि देने जा रहे हैं। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, तो पहले तो उसने उसके बारे में पूछा, भाई ये तुम मिस्टीरियस प्रिस्ट कौन हो, तुम ये बलि देने के लिए जा रहे हो, और तुम लीड कर रहे हो, वो ऐसे ऐसे रम भाती हुई जा रही है। तो ऐसी कुछ उसका चित्र छपा हुआ है। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, ये छोटा सा वहां पे एक टाउन दिखा रखा है, कस्बा, रिवर के बराबर में या समुद्र के किनारे के तट पर कोई कस्बा है, वो कस्बा, ये कौन सा लिटिल टाउन है? या माउंटेन बिल्ट विद पीसफुल सिटिडल,
कह रहा है कि व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर के या रिवर के बराबर में ये कौन सा टाउन है, या फिर माउंटेन पे बना हुआ, मतलब ये माउंटेन माने पर्वत में बना है, और जो ऐसा माउंटेन जो पीसफुल सिटेडल से घिरा हुआ है। सिटेडल जो होता है ना, वो होते हैं दुर्ग, गुम्बद सी होती है। तो वे दुर्ग लगा करके चारों तरफ शांति वाले, उसके माउंटेन के चारों तरफ लगे हुए हैं, वहां ये कौन सा गांव है। ये गांव जो है ना, इज एम्प्टीड ऑफ दिस फॉल्क। ये गांव एम्प्टी हो गया है, इसकी फॉल्क माने होती है भीड़ से, मतलब इस गांव में कोई नहीं है, सब कहाँ चले गए। वे सब वो हिपर जो थी ना, उसकी बलि देने के लिए सब आ गए। अब वो गांव दिखाई दे रहा है कि वो गांव तो खाली हो गया। दिस पायस मॉर्न, इस पायस माने पवित्र मॉर्निंग में, ये जो मॉर्निंग है मतलब जिसमें इसकी बलि देने जा रहे सारे गांव के व्यक्ति आ गए, वो हिपर जा रही है, एक प्रीस्ट सबको आगे आगे ले जा रहा है, और वो बोल रहा है कि भाई ये गांव जो है, कौन सा ये गांव है जो खाली हो गया है, क्योंकि सारी भीड़ खाली कर दिया है भीड़ ने, इस पायस मॉर्निंग पे सब यही आ गए हैं। एंड लिटिल टाउन, अब ये कहता है कि जो लिटिल टाउन खाली हो गया ना, हे लिटिल टाउन, अब टाउन को बोल रहा है, दाई स्ट्रीट्स फॉर एवर मोर, तुम्हारी जो गलियां है ना, हे टाउन, तेरी जो ये गली है ना जो खाली हो गई है, एवर मोर हमेशा, विल साइलेंट बी, ये ऐसे ही शांत रहेंगी। एंड नॉट ए सॉल, एक भी आत्मा नहीं आएगी बताने के लिए, वाई दो आर डिसोलेट, कि तुम ऐसे निर्जन क्यों हो गए, निर्जन माने अकेले क्यों हो गए, कोई सब कहाँ चले गए, इसे बताने के लिए कोई नहीं आएगा। कैन एवर रिटर्न, कोई रिटर्न नहीं हो सकता। क्यों नहीं रिटर्न हो सकता, क्योंकि वो चित्र पर है। अब वो जैसे सुनी सुनी गलियां उसमें चित्र पे दिखा दी ना, गांव बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, तो कह रहा है कि हे गांव, तू तो ऐसा ही शांत रहेगा, सब ये यहाँ आ गए पाइस मॉन पे, अब कोई नहीं जाएगा तू बताने के लिए कि ये गांव क्यों खाली हुआ था। तो ये वाली बात भी इसने बोल दी कि हे विलेज, जो वो उसका टाउन था ना, कि भाई तुम खाली हो गए। तो एक पूरे स्टेंजे में यहाँ पर दिखाया गया है कि एक हीपर है, वो उसे लाया जा रहा है सजा करके बलि देने के लिए, और एक प्रीस्ट जो है वो आगे आगे है, और गांव की भीड़ चली आ रही है, और वो रंभाती हुई आ रही है। वो कहता है कि भाई ये क्या है, ये कौन आ रहा है, और ये सारी भीड़ जिस टाउन से आई है वो खाली हो गया। तो तब ये कहता है किड्स कि भाई जो ये खाली हो गया ना, उस टाउन को एड्रेस करके कहता है कि हे टाउन, हे स्मॉल टाउन, अब तुझे अब कोई नहीं आएगा ये बताने के लिए कि तू आज इस तरीके से डिसोलेट कैसे पड़ा है। तो ये वाली बात है। ये इसका लास्ट स्टेंजा है। ओ एटिक से फेयर एटीट्यूड, दो वर्ड उसके क्वालिटी बताई है जो ग्रीशियन अर्न है। कह रहा तुम एटिक से हो। ये एटिका नाम से एक बहुत पुराना शहर है ग्रीक का। तो प्राचीन से तुम्हारी जो आकृति है ना अर्न की, बहुत ही प्राचीन है। फेयर एटीट्यूड, तुम्हारा दृष्टिकोण विचारधारा बिल्कुल अच्छी है, तुम्हारे जो सोच है वो फेयर है, उसे एड्रेस कर रहा है ग्रीशियन अर्न को। विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवरलुक्ड, तुम्हारे ऊपर तुम जो हो ना अर्न, विद, जैसे उसने पहले स्टेंज में कहा था ना कि भाई ये चित्र तुम्हारे इस पे छपे हुए हैं, इसका क्या है, ये कौन कौन से चित्र है, कौन सी गाथाएं है, कौन सी पहाड़ों के, ऐसे ये लास्ट में कर रहा है। तुम फेयर एटीट्यूड हो, एटिक सेप वाले हो, विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन, ब्रेड माने एम्ब्रॉयडरी जैसे होती है ना, ब्रेडिंग करना होता है, चित्रित करना। तुम्हारे ऊपर चित्र है मार्बल के मैन, मार्बल वो जो बना हुआ है ना वो अर्न, वो मार्बल का बना हुआ है। तो मार्बल के मैन एंड मेडन्स माने लड़कियां, ओवरलोट है इसके ऊपर, ओवरलोट माने छपी हुई है। तो मार्बल के मैन मेडन्स इस पर छपे हुए तुम्हारे ऊपर, हे ग्रीशियन अर्न, तुम प्राचीन, तुम्हारी सेप है, फेयर तुम्हारा एटीट्यूड है, और तुम्हारे इस पे, तुम्हारे ऊपर मतलब अर्न के ऊपर कुछ लड़के लड़कियां, मार्बल के मैन मेडल्स ओवरलोट है छपे हुए, विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड ट्रोडन वीड, और इस पर फॉरेस्ट की ब्रांचेस के साथ, मतलब जैसे ब्रांच होते हैं शाखा, पत्ते पत्ते पत्तों से एक बनाए जाते हैं, छापे गए हैं। एंड द ट्रोडन वीड्स, इसमें जो है फॉरेस्ट की कुछ ब्रांचेस भी छपी हुई है, और ट्रीड माने होता है कुचलना, वीड माने होती है घास, और कुचली हुई घास जो है वे भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। दो साइलेंट फॉर्म, तुम तो साइलेंट फॉर्म में रहते हो। डू टीज अस आउट ऑफ थॉट एज डू एटर्निटी कोल्ड पेस्ट, अब यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करना, थोड़ा अच्छा स्टेंजा लास्ट होगा, क्योंकि अब ये मैसेज छोड़ेगा क्या बात बोलना चाह रहा है। कह रहा दो साइलेंट फॉर्म, हे ग्रीशियन अर्न, तुम तो साइलेंट फॉर्म में रहते हो, मतलब तुम बिल्कुल शांत रहते हो। स्टार्टिंग में भी उसने यही कहा था कि तुम तो ब्राइड हो क्वाइटनेस की। दो साइलेंट फॉर्म, हालांकि तुम शांत रहते हो,
डू टीज अस, फिर भी तुम हमें टीज करते हो, परेशान करना। आउट ऑफ थॉट एज टू एटर्नी, हमें तुम आउट ऑफ थॉट करते हो, मतलब सोचने के लिए मजबूर कर देते हो। एज टू एटर्निटी, अनंत तक। मतलब ऐसा तुमने तो एक चित्र बना दिया, तुम्हारे ऊपर एक चित्र हो गया, तुम तो शांत हो बिल्कुल, लेकिन हम उस चित्र को देख देख के पता नहीं कहां तक सोचते हैं, तो आउट ऑफ थॉट हो जाते हैं। तो ये चीज है तुम्हारे अंदर, तुम बोलते कुछ नहीं हो, फिर भी तुम्हारे अंदर जो ये छपा हुआ है ना ऊपर, इसे देख करके इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है, और कहाँ तक सोचने से आउट ऑफ थॉट हो जाते हैं। तो दो साइलेंट फॉर्म हो, डू टीज अस, फिर भी तुम हमें इतना टीज करते हो अपने साइलेंस होने से भी, कि हम आउट ऑफ थॉट हो जाते हैं और एटर्निटी तक सोचते हैं, अनंत। हे कोल्ड पेस्टोरल, हे शांत, कोल्ड माने ठंडा, शांत, पेस्टोरल माने ग्रामीण, हे गांव के ग्रामीण। जैसे सैल्यून उसने कई नाम दिए, एटिक फॉर्म भी दिया, कोल्ड पेस्टोरल भी दिया, तो इसने इसके कई सारे नाम, सैल्यून हिस्टोरियन भी नाम दिया। हे कोल्ड पेस्टोरल, हे शांत ग्रामीण गडरिया या गांव का, ठीक है। वेन ओल्ड एज, अब ध्यान देना, वेन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट, जब बुढ़ापा इस जनरेशन को वेस्ट कर देगा, मतलब बुढ़ापा जब आएगा तो इंसान मर जाएगा, ये वाली जनरेशन खत्म हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। तो ये बोल रहा है कीट्स कि भाई जब बुढ़ापा इस जनरेशन को वेस्ट कर देगा, दो सेल रिमेन। भाई जैसे कीट्स खुद भी है, वो तो खैर बुढ़ापा भी ना पकड़ा, वो तो जल्दी मर गया 25 साल 4 महीने में। तो वो कहता है कि जब बुढ़ापा इस जनरेशन को खत्म कर देगा, दो सेल रिमेन, तुम रहोगे, तुम नहीं मरोगे, और तुम पता नहीं कब से रह रहे हो, पता नहीं कितनी जनरेशन आई और गई, लेकिन तुम आज भी यहीं पर हो। तो वैन ओल्ड एज सेल दिस जनरेशन वेस्ट, जब बुढ़ापा इस जनरेशन को वेस्ट कर देगा, दो सेल रिमेन, तुम रहोगे ऐसे ही, इन मिडेस्ट ऑफ अदर वो देन अवर्स, तुम दूसरों के दुख के बीच में रहोगे। इन मिडेस्ट माने बीच में, अदर वो, अदर माने दूसरों के दुखों के बीच में रहोगे, देन अवर्स हमारी अपेक्षा, मतलब हम तो चले जाएंगे, हमारे दुख की अपेक्षा तुम दूसरों के दुख में रहोगे। दूसरे कौन है? हमारे वाले जो बच्चे आएंगे। तो तुम, ओल्ड एज इस जनरेशन को वेस्ट कर देगी, मतलब हम सब मर जाएंगे, हमारे बच्चे आ जाएंगे, हम चले जाएंगे, तुम तब भी रहोगे, हमारी अपेक्षा उनके दुखों में रहोगे, मतलब तुम भी तुम उनके बीच में रहोगे। ए फ्रेंड टू मैन, एक फ्रेंड की तरह इंसानों के लिए, टू whom, दो से, जिनको तुम ये कहोगे, मतलब नई जनरेशन में भी तुम यही मैसेज दोगे। अब वो मैसेज क्या है, ये लाइन पूछी जाती है बहुत बार। तुम ये मैसेज दोगे, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ब्यूटी ही सुंदरता है, मतलब ब्यूटी ही, सॉरी, ब्यूटी ही ट्रुथ है, सुंदरता ही सच है, और सच ही सौंदर्य है। तो ये मैसेज, ये ही किड्स मैसेज देना चाहता है कि ब्यूटी जो है ना, वो सच्चाई में है, सच्चाई में ही सुंदरता है, और सुंदरता ही सच है। ये मैसेज तुम किसे दोगे? हम तो सब चले जाएंगे, जो नई पीढ़ी आएगी उन्हें दोगे, फिर उसके बाद और कोई आएगा तो उन्हें। दैट इज ऑल, यही सब कुछ होता है, ये बताओगे तुम, यू नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो, ये तुम बात उन्हें बताओगे कि यू नो ऑन अर्थ, पृथ्वी पर तुम ये जानते हो, एंड ऑल यू नीड टू नो, तुम्हें जानने की जरूरत है केवल यही बात, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी। ये लाइन पूछी गई है, पता नहीं कितनी बार आई है, कि भाई बताइए ये लाइन किसने बोली, या ये लाइन कौन से पोएम के अंदर है। ऐसी एक लाइन और आती है, वो, अरे वो एंडेमन की जो है, ब्यूटी इज ट्रुथ फॉर एवर, वो आ जाएगी, चलो आगे करके। तो वो लाइन भी थोड़ी सिमिलर है, लेकिन इसका मतलब समझो कि ब्यूटी इज ट्रुथ एंड ट्रुथ ब्यूटी, तो ब्यूटी ही सच है और सच ही सुंदरता है। तो ये वाली लाइन इसने बोली कि भाई ये लाइन किस में आती है, तो लास्ट स्टेंजा था, इंपोर्टेंट था, यहाँ पर इस लाइन को भी पूछा जाता है। तो ये पोएम थी, 5 स्टेंजे थे, 5 स्टेंजेस, ज्यादा आपको बारीकी में नहीं जाने। एक तो आपको ये स्टेंजा पूरा ढंग से पढ़ना है 5 बार, ठीक है। इससे अलग आपको जो स्टेंजा पढ़ना है, इस स्टेंजे में कोई ज्यादा खास कुछ चीजें नहीं थी। मैं अगर शुरू से लेके चलूं, तो पहले स्टेंजे में थोड़ा सा बस ये 2 लाइन ऊपर वाली, और ये सैल्वियन हिस्टोरियन, ये देखना है बस आपको। बाकी बस एक माइंड में रखना है इसमें किसके बारे में बात करी गई है। और नीचे जो है, व्हेन मैन एंड गोड्स आर दीज मेडन्स लोथ परस्यू टाइम, ये कुछ नहीं, बस ऊपर के 4-5 लाइनें। ये जो सेकंड स्टेंजा है, एक आपको ये पूरा पढ़ना है, सेकंड स्टेंजा और लास्ट वाला स्टेंजा। हाँ, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर, ये लाइन थी कि, और ये लाइन है एंडेमन की।
तो इसकी एक लॉन्ग नैरेटिव पोयम है एंडीम्यून, उसमें लाइन है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। तो वो दोनों सिमिलर सी हो जाती है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, ट्रूथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रूथ, ये लाइन बोलनी है। ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी, ये इसकी है, इस वाली का ध्यान रखना, दोनों को अलग अलग। तो ये सेकंड स्टेंजा है हियर्ड मेलोडीज वाला, ये इंपोर्टेंट है, पूरा इंपोर्टेंट है। यहाँ पर बी स्टेंजा मतलब थोड़ा सा बी ग्रेड में आप कह सकते हो, मतलब बिल्कुल नहीं नकारेंगे, लेकिन इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है, नॉर्मल स्टेंजा है। और हु आर द कमिंग्स है, ये कोई खास नहीं है। और ये लास्ट वाला स्टेंजा, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो 5 और सेकंड नंबर का जो स्टेंजा है, ये इसके अच्छे स्टेंजा। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। ओड ऑन ए ग्रीशियन अर्न इज ए इरेगुलर ओड है। रेगुलर और इरेगुलर में अंतर समझ लो आप। देखो पिंडारिक और हिस्टोरियन जो सॉरी पिंडारिक और होरेशियन ओड होते हैं, ये टू टाइप्स ऑफ द ओड है। लेकिन ये जो ओड है ये इरेगुलर ओड है। इरेगुलर जिसमें कोई रेगुलरिटी नहीं दिखाई, जिसमें कोई नियम कायदे कानून को नहीं लिया गया। तो ग्रीशियन अर्न जॉन कीट्स ने लिखा है 1819 में, तो इसके सारे ओड ही थे। दिस ओड इज एड्रेस टू ग्रीशियन अर्न, नाम से ही हो रहा है। ये ग्रीक का एक अर्न है, कलश है, जो उसने ब्रिटिश म्यूजियम में देखा था। ये एल्गिन के जो मार्बल है, मतलब वो पत्थर है एल्गिन का, उससे मतलब उसी का बना हुआ था, तो वहां से लिया गया है। किड्स लव्ड ग्रीक आर्ट, ये बात तो हमें पता ही है कि वो ग्रीक की आर्ट को, पेंटिंग को, लिटरेचर को, इन सबको जॉन केट्स बहुत पसंद करता था। सो ही वॉज नोन एज ए ग्रीक, इसलिए उसे ग्रीक कहा जाता है, मतलब किड्स इज ए ग्रीक, ये बात पीबी शैली ने कही भी थी। हिज पोएम्स हैव द इम्पैक्ट ऑफ हेलेनिज्म, ये मैं बता चुका हूँ। हेलेनिज्म देखने को मिलता है, और हेलेनिज्म का मतलब होता है जहां पर ग्रीक का टच हो वर्क में। ही लव्ड टू रीड द इपिक्स ऑफ होमर, के इपिक पढ़ने इसे बहुत अच्छे लगते थे जॉन कीट्स को। वो बहुत शौकीन था स्टडी करने में ग्रीक की लीजेंड्स को, गाथाओं को। और देखता है पिक्चर पीसीज ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, स्कल्पचर होते हैं जो मूर्ति वगैरह होती है ना, उनके जो मूर्ति के टुकड़े, मतलब मूर्ति को देखना उसे बड़ा पसंद है। विच ही फाउंड इन द ब्रिटिश म्यूजियम, तो ब्रिटेन में, इंग्लैंड में म्यूजियम है एक, उस ब्रिटिश म्यूजियम में ये कई बार गया है। इसने वहां पर ग्रीक की भी कई सारी चीजें रखी हुई है। जैसे आज भी अगर हम, अब हमारे यहाँ पे भी बहुत म्यूजियम है जिसमें इंग्लैंड की बहुत सारी चीजें रखी हुई है। तो वो चीजें ये देख, इसने देखा ग्रीक के बहुत सारे मार्बल्स, स्कल्पचर वहां पर थे। ही सो मैनी अर्न्स, अब ये वाली बात है कि इसके माइंड में कहां से आ गया कि मैं एक ग्रीशियन अर्न के ऊपर एक स्टेंजा या एक पोएम बनाऊं। तो इसने जब ये उस ब्रिटिश ब्रिटिश म्यूजियम में गया था, ही सो मैनी अर्न्स देयर, इसने बहुत सारे अर्न देखे वहां। एंड ही इमेजिन एन अर्न विद मैनी पिक्चर्स, इसने इमेजिनेशन ऐसी करी, उसने देखे, मान लिया सपोज करो उसने 10 अर्न देखे, किसी पे कोई पिक्चर थी, किसी पे कोई थी, इसने एक अर्न पे सारी पिक्चर को इमेजिनेशन कर लिया। तो इसने इमेजिन करा कि एन अर्न, एक अर्न जो है ना उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर है। इस ब्यूटीफुल पोएम में उसने ऐसा दिखा दिया। दीज पीसेज आर नोन एज एल्गिन मार्बल्स, ये भी आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, एल्गिन के मार्बल्स है ये जो पत्थर है ना, वो एल्गिन का है, नाम है एल्गिन, एल्गिन मार्बल्स है। दीज इमेजेस ऑन अर्न्स, अर्न्स पे जो ये इमेज थी ना, इन्होंने इंस्पायर करा किड्स को कि वो कुछ ऐसा और लिखे। और उसमें सारी पिक्चर उसके माइंड में थी, उसने वे सारी उस पे एक पे ही छाप दी। तो इमेजिनेशन में तो कैसे कर लो। देर इज ए पिक्टोरियल क्वालिटी, इसमें बहुत ज्यादा है पिक्टोरियल क्वालिटी। पिक्टोरियल क्वालिटी क्या होती है कि जब हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में पिक्चर आए। इसमें तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरे 5 के 5 स्टेंजाज में, आप जब लाइन चलती है जॉन केट्स की, तो पिक्चर हमारे माइंड में आती आती है। तो देयर इज ए पिक्टोरियल क्वालिटी इस पोएम में, इट क्रिएट्स ए पावरफुल विजुअल इफेक्ट, इसमें विजुअल इफेक्ट आते हैं, माइंड में पिक्चर आती है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, अर्न इज बेटर हिस्टोरियन देन पोइट्स, कीट्स के अनुसार जो अर्न है ना, वो ज्यादा अच्छा हिस्टोरियन है, इतिहासकार है, पोइट की अपेक्षा। पोइट इतने अच्छे तरीके से अपनी बातों को बखान नहीं कर सकता जैसे ये अर्न करता है। कारण ये कि ये लास्ट तक रहेगा, कितनी जनरेशन चली जाए तब तक रहेगा, और इसमें छप जाती है चीजें, इंसान अपने अकॉर्डिंग उन बातों को लेता रहेगा। द वर्ड सैलियन हिस्टेरियन, हिस्टोरियन आया था स्टार्टिंग में, वो डिनोट करता है कि अर्न इज हिस्टोरियन है विलेजर्स का, ये गांव वालों का इतिहासकार है। टेम्प और आर्केडी दो वर्ड आए थे स्टार्टिंग में, वो घाटियों के नाम है। अर्न एक ब्राइब दिखाया, बताया है किड्स ने कि वो तो क्वाइटनेस की दुल्हन है, शांति की। एंड फोस्टर चाइल्ड है साइलेंस का और स्लो टाइम का।
क्योंकि अर्न जो है ना वो तो ऐसे ही बैठा है, वो ना जल्दी जल्दी समय जैसे जा रहा हो, वो ना मरेगा ना खत्म होगा, वो ऐसा ही रहेगा। वो स्लो टाइम का और साइलेंस का पोस्टर चाइल्ड है। मतलब वो हमेशा शांत रहता है, बोलता कुछ नहीं है, लेकिन उसे देख करके इंसान सोचते बहुत कुछ है। द सॉन्ग्स विच वर संग बाय पिक्चर ऑफ आर्न की जो पिक्चर से वो गाना गाया जाता है, आर रिलेटेड टू द सोल, वो आत्मा से जुड़ा हुआ है, ईयर से नहीं है। वो हमारे सेंसुअल ईयर पे नहीं इफेक्ट डालता है, मतलब वो हमारी स्पिरिट से जुड़ा हुआ आत्मा होता है। हम उसे महसूस करते हैं कौन सा गाना है। देयर आर 5 स्टेंजाज है इसके अंदर, 10 लाइन्स है। एक स्टेंजर में एटिक से वर्ड आया था, इसका मतलब होता है सेप ऑफ ग्रीक, बिकॉज एटिका जो है ना, ये नाम है एक प्लेस का विच इज सिचुएटेड इन एंशियंट ग्रीक में हुआ करता था, तो उसी से एटिक से मतलब प्राचीन आकृति वाला अर्न। कोल्ड पेस्टोरल भी नाम आया है, वो रेफर्ड करता है अर्न को, बिकॉज इट इज साइलेंट। कोल्ड का मतलब ठंडा, मतलब शांत, और पेस्टोरल का मतलब होता है गांव का, तो कनेक्टेड विद विलेज। दिस ओड हैज द फुल इम्पैक्ट ऑफ ग्रीक मैथोलॉजी, पूरा ग्रीक मैथोलॉजी से जुड़ा हुआ है। ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ ब्यूटी, ये इसकी फेमस लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। टू सीन्स आर पेंटेड ऑन द अर्न, अर्न पर दो सीन ये पेंट थे। द फर्स्ट सीन डिपिक्ट्स एक म्यूजिशियन है, लवर्स है, अंडर द शेड ऑफ ग्रीन ट्री, तो ग्रीन ट्री है उसके नीचे कोई म्यूजिक बजा रहा है, दो लवर भी है, एक लड़का और एक लड़की भी है वहां पे। एक सीन ऐसा है कि विलेजर्स परफॉर्म कर रहे हैं, राइट माने रस्म निभा रहे हैं, सेक्रीफाइस करने की, बलि देने की, हिपर है एक, उसके दिखाया जा रहा है। जो टेक्निक है ना इस पोयम की, वो है एक फ्रेजेस। ये भी आपको याद रखना, थोड़ा हटके क्वेश्चन है। एक फ्रेजेस क्या होता है, जिसमें आप पेंटिंग के माध्यम से अपनी पोइट्री को रिप्रेजेंट कर दो, उसे एक फ्रेजेस बोलते हैं। तो इसमें टेक्निक है एक फ्रेजेस, जिसका मतलब होता है पोइटिक रिप्रेजेंटेशन। आप अपनी पोइट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो ऑफ ए पेंटिंग या स्क्रिप्चर इन वर्ड्स। आप वर्ड्स में, मतलब पेंटिंग है, स्क्रिप्चर माने मूर्ति है, और उससे आप अपनी पोइटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पेंटिंग और स्कल्पचर की वर्ड के द्वारा कर रहे हो। मतलब आप अपनी पिक्चर को शब्दों से बखान कर रहे हो, तो वो है कि पिक्चर के माध्यम से आप दिखा रहे हो, तो वो कहलाती है एक फ्रेजेस। इन द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम, जो सेकेंड स्टेंजा है इस पोएम का, जिसे मैंने बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कीट्स ने साइजिगाई यूज कराई, एक टर्म है विच मीन्स द रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंटल साउंड इन द लाइन। इस लाइन में कॉन्सोनेंटल साउंड है, अगर कॉन्सोनेंटल की जगह उसमें आपकी वोवेल साउंड होती तो वो एसोनेंस हो जाता है। तो ये जो फिगर ऑफ स्पीच कह दो या टर्म कह दो, साइजिगाई है, इस ये होता है जो कॉन्सोनेंटल साउंड, ये बहुत कम देखने को मिलती है। द अर्न्स आर यूज टू होल्ड द एसिज ऑफ डेड पर्सन्स, अर्न का यूज हम डेड पर्सन्स जो होते हैं उनकी अस्थियों को रखने के लिए, वो कलश आपके माइंड में आ गया होगा, वो कलश होते हैं। नेगेटिव कैपेबिलिटी को तो हम जानते हैं कि इससे जुड़ी हुई भी है नेगेटिव कैपेबिलिटी, आप बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव हो जाओ। कैन बी सीन इन दिस पोएम बाय किड्स, ही इज मच इमेजिनेटिव इन दिस पोएम, बहुत इमेजिनेटिव है। दैट ही मेड द लाइफ इमोर्टल, उसने जिंदगी को इमोर्टल की तरह दिखा दिया। स्प्रिंग विल ऑलवेज बी देयर इन द ट्रीज, वो कहता है कि बसंत ऋतु तो खत्म ही नहीं होगी कभी भी, वो हमेशा पेड़ पर रहेगी। द ट्रीज विल नेवर सेड देयर लीव्स, कभी जिंदगी में पत्ते गिरेंगे नहीं। द पेशन ऑफ द लवर्स विल नेवर डाइमिनिश, और कभी खत्म नहीं होगा जो पेशन है, उत्तेजना है लवर्स की। द ब्यूटी ऑफ द बिलव्ड विल नेवर फेड, और सुंदरता उस लड़की की कभी खत्म नहीं होगी। तो ये वाली बात, इतना इमेजिनेटिव हो जाना, नेगेटिव कैपेबिलिटी। इन दिस पोएम किड्स इज एस्केपिंग फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। एस्केपिस्ट जो वर्ड था, मतलब ये चार पांच चीजें हमेशा आती है ना किड्स के साथ जुड़ी हुई, तो एस्केप कर रहा है वो अपने आप को रियल वर्ल्ड से, ड्यू टू इट्स प्रॉब्लम। कह रहा है इस संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम है। उसने कंपैरिजन भी करा था कि यहाँ पर हर्ट जो है उसमें, जो दिल होता है इंसान का, ह्यूमन बीइंग का, जो लवर का हर्ट होता है रियल वाले वर्ल्ड में, वो हमेशा टेंशन में रहता है बहुत ही, लेकिन जो ये चित्रित है वो कभी नहीं, वे हमेशा एंजॉय करते हैं। तो इस पोएम के अंदर किड्स रियल वर्ल्ड से अपने आप को एस्केप कर रहा है प्रॉब्लम की वजह से। किड्स ने पैराडॉक्स यूज करा है पोएम के अंदर। पैराडॉक्स होता है विरोधाभास, तो वो भी इसमें जब आप देखोगे लाइनों में, तो इसमें पैराडॉक्स यूज करता है, मतलब अपनी बातों को काटता है बीच बीच में। द फर्स्ट 7 लाइन्स ऑफ ईच स्टेंजा, प्रत्येक स्टेंजा की जो पहली 7 लाइन है वो ए बी सी डी ई,
राइम स्कीम है, बट लास्ट 3 लाइन्स चेंज देयर राइम स्कीम, लास्ट में चेंज हो जाती है, वो अदल बदल के कुछ भी हो सकती है। कीट्स इनडायरेक्टली तरीके से कहता है कि देयर इज नथिंग वर्थ वाइल इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट ब्यूटी, कुछ भी नहीं है काबिल तारीफ सिवाय सुंदरता के, और ये सुंदरता कोई इंसान की सुंदरता नहीं, ट्रुथ इज ब्यूटी एंड ब्यूटी इज ट्रुथ का मतलब समझ रहे हो कि सच ही सुंदरता है और सुंदरता ही सच है। किड्स गिव्स द मैसेज दैट ब्यूटी एंड ट्रुथ आर नॉट टू डिफरेंट थिंग्स, वो कहता है ये दोनों अलग अलग नहीं है, सेम थिंग सीन फ्रॉम डिफरेंट एस्पेक्ट्स, अलग तरीके से देखने के नजरिया हो सकता है लेकिन एक ही चीज है, तो सच ही सुंदर है और सुंदरता ही सच है। एक कपल दिखाया गया है इसके अंदर, एक लड़का और लड़की, वे डिपिक्टेड चित्रित है ऑन पर, लवर अनेबल है, उसे किस नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसकी जो बिलव्ड है वो कभी बूढ़ी नहीं होगी और उनका लव हमेशा वार्म रहेगा, ये वाली बात भी बोलता है। हियर पोइट मेक्स डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स, दो संसार दिखा दिए, वन इज रियल है जो सबका होता ही है हमारा तुम्हारा, सेकंड इज दैट विच इज पिक्चर्ड ऑन द अर्न, जो पिक्चर्ड है अर्न के ऊपर। अकॉर्डिंग टू किड्स सेकंड वन इज बेटर देन द रियल वर्ड, कह रहा है ये वाला ज्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पर हर इंसान खुश है, दुख का कोई मतलब नहीं है। हिफर का एक एग्जाम्पल इसने मतलब चित्र दिखाया था, जो वो बछिया है, वो डेकोरेट कर रखी है, मैनी फ्लावर्स, इज सेक्रीफाइस्ड बाय द प्रीस्ट, उसे सेक्रीफाइस करने ले जा रहा है। सेंसुअसनेस जो है पांचों इंद्रिया पोइट्स की कैन बी सीन इन दिस ब्यूटीफुल पोएम। किड्स के अनुसार जो अर्थली लवर्स होते हैं ना, जो ह्यूमन बीइंग, जो मानव सच्चे जो रियल में है, वे लवर्स जो है ना, वे बहुत प्रॉब्लम इस वर्ल्ड में फेस करते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होती उन लवर्स के साथ जो पेंटेड है इस अर्न के ऊपर। द मेन सब्जेक्ट ऑफ द ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, जो ओड है ना ये, इसका जो मेन सब्जेक्ट है इज द क्रिएटिविटी एक्सटेसी, क्रिएटिव एक्सटेसी, क्रिएटिव माने सक्रिय, एक्सटेसी माने आनंद, मतलब हमेशा क्रिएटिव रहने वाला आनंद, विच द आर्टिस्ट प्रीपेचुएट्स इन ए मास्टरपीस, जिसे जो आर्टिस्ट है ना, कलाकार मतलब कीट्स जो है, जॉन कीट्स ने प्रीपेचुएट्स कर दिया, अमर कर दिया एक तरीके से, जिसे भुलाया ना जा सके, इन ए मास्टरपीस, अपने इस मास्टरपीस को लिख करके। तो इसमें ये सब्जेक्ट कि भाई अर्न पे जो है ना, जो मेन सब्जेक्ट है ओड ऑन ए ग्रेशियन, ये जो क्रिएटिव एक्सटेसी है, मतलब आनंद है, जिसे अमर बना दिया इस मास्टरपीस में, जॉन कीट्स ने ये बात कही है सीएम बावरा ने। द ओड इज रिमार्केबल ऑफ इट्स लैंग्वेज की वजह से, इमेजरी, चित्रात्मक, इमेजरी वर्ड ध्यान रखना है, ये टर्म होती है एक, मतलब चित्र से आ जाए, वही पिक्टोरियल क्वालिटी, सिंबलिज्म, सिंबल यूज करना, और म्यूजिक, रिदम, इन सब से ये ओड खास है। ओड ऑन ए ग्रेशियन अर्न इज है इज हिज मैच्योरेस्ट, मैच्योर होना ना, परिपक्वता, almost final word on the vision of Hellas, which he first discovered through almost final word on the vision of Hellas. Hellas वो हेलेनिज्म से लिया गया है, which he first discovered through Lampier's classical dictionary, Chapman's Homer and the Elgin's Marble. ये तीनों चीज ग्रीक को शो करती है, मतलब ग्रीक को लैम्पियर्स क्लासिकल डिक्शनरी भी, चैपमैन्स ने होमर को लिखा था, इसके ऊपर इसने अपने एक वर्क भी लिखा है, और एल्गिन के जो ये मार्बल थे, ये सारी चीजें वो विजन दिखाती है हेलास का, मतलब हेलेनिज्म को दिखाती है ग्रीशियन अन के अंदर, ये भी सीएम बावरे ने कहा है। तो इस तरीके से थी ये पोयम, और इसकी जो लाइन थी, अगर हम बात करें तो मतलब 2 स्टेंजे इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, अब वो दोनों के दोनों कवर कर लेने हैं।